जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आज का विषय रहेगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, यानी आदिकाल से जो भी प्रश्नोत्तर बनते हैं उनको हम आपको बताते चलेंगे। साथियों, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर हैं ये तो बताएंगे ही, साथ में और भी जो प्रश्नोत्तर बन सकते हैं वे भी बताते चलेंगे। और जहाँ कहीं भी हमें लगेगा कि आपको इसे याद करना कठिन होगा तो वहां पर हम सरल तरीके से उसको समझाते चलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मिश्र बंध विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ विकल्प ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 5, सी है 6 और डी दिया गया है 7। तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा बी वाला, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है मिश्रबंधु विनोद में। ये जो दोस्तों मिश्रबंधु विनोद ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है। अगर इनके नामों की बात करें, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 5 कालों में विभाजित किया गया है, ये 5 काल कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला काल है आरंभिक काल, जिसे प्रारंभिक काल भी कहते हैं। दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां अंतिम हो जाएगा वर्तमान काल। अगर हम बात करें मिश्रबंध विनोद की, तो इसी का संक्षिप्त रूप ही हिंदी साहित्य का इतिहास कहलाता है। अब हिंदी साहित्य का इतिहास की अगर बात करें तो इस नाम से डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम शंकर शुक्ल रसाल इत्यादि लेखकों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा है। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से इतने लेखकों कवियों ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। दूसरा प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में किसका नाम नहीं आता? तो ए विकल्प है श्याम बिहारी, बी है सुखदेव बिहारी, सी है गणेश बिहारी और डी है कृष्ण बिहारी। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी का नाम नहीं आता है। अभी बाकी था 1-2 पॉइंट बाकी थे मिश्रबंध विनोद से, तो उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, इसमें 4 भाग है कुल मिलाकर, और इस मिश्रबंध विनोद में 4591 कवियों और लेखकों का विवरण दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल का नामकरण किसने किया? तो यहाँ पर ए विकल्प हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी हो जाएगा डॉक्टर ग्रियर्सन ने, सी है राहु सांकृत्यायन ने और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी आदिकाल जो नाम दिया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा दिया गया है। अगर बी पर बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो इन्होंने इसी को चारण काल कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी दोस्तों इसी प्रकार से इसे चारण काल कहा है, और उन्होंने तो एक और भी नाम दिया है संधि काल। ठीक है। और सी विकल्प पर है राहु सांकृत्यायन, इन्होंने इसी आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल कहा है। मतलब इस समय सिद्धों और सामंतों का राज्य था, इसलिए इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। अच्छा, आगे अगर देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इन्होंने इस काल को वीर गाथा काल कहा है। अभी और भी कुछ नाम बाकी हैं, अगले प्रश्न में क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो ए विकल्प हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव सिंह, सी हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा और डी हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, यानी हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है इसको अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। ए विकल्प पर दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो इन्होंने इसे बीजोपन काल कहा है। बी पर है डॉक्टर वासुदेव सिंह, इन्होंने इस अपभ्रंश काल को, इसी आदिकाल को उद्भव काल कहा है। और सबसे बाद में डी विकल्प पर है गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने इस आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। कैसे याद करोगे कि अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है? देखिए, धीरे धीरे अगर नहीं चलोगे तो भ्रंश हो सकते हो, गिर सकते हो, टूट सकते हो। तो धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल हो गया। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। महावीर हनुमान जी को भी कहते हैं, और हनुमान जी वीरता का बीज बोते चलते थे। महावीर जो थे यानी हनुमान जी जो थे वो वीरता का बीज बोते चलते थे। इस प्रकार से याद कर लेना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है। फिर डॉक्टर वासुदेव सिंह
सिंह ने उद्भव काल कहा है। वासुदेव आपको पता है श्री कृष्ण का नाम है और उनका उद्भव हुआ था, कहाँ उद्भव हुआ था? कंस के वहां पे कारागार में, है ना। तो वासुदेव से याद कर लेना है उद्भव काल। फिर है गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने प्रारंभिक काल कहा है। देखिए जब कोई काम शुरू करते हो तो शुरुआत में गणपति का नाम लेते हो। कब लेते हो? प्रारंभ करते हो तो गणपति का नाम लेते हो। जब प्रारंभ करते हो तो गणपति से याद रख लेना है प्रारंभिक काल। पांचवा प्रश्न है हठ योग का प्रवर्तन किसने किया, यानी हठ योग का उपदेश किसने दिया? तो ए विकल्प पर है गोरखनाथ ने, बी पर है मत्स्येंद्र नाथ जिन्हें मच्छंदर नाथ भी कहते हैं, सी पर है जलंधर नाथ और डी पर है पतंजलि ने। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। अगर हम बात करें कि ये गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और जलंधर नाथ कौन है, तो इनको भी समझ लीजिए। देखिए ये जो गोरखनाथ हैं ये शिष्य हैं मत्स्येंद्र नाथ के, ठीक है। और ये जो मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ है ये जलंधर नाथ के शिष्य हैं। तो यहाँ पर सबसे पुराना गुरु कौन हो गया भाई? जलंधर नाथ जो है ये गुरु हैं, उनके चेले हो गए मत्स्येंद्र नाथ यानी मच्छंदर नाथ और उनके चेले हो गए गोरखनाथ। अब इस हठ योग में किस चीज का वर्णन है इसे भी समझ लीजिए दोस्तों। इसमें ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक और मानसिक शुचिता यानी पवित्रता पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है पौमचर्यु किसका काव्य है? तो यहाँ पर ए है रोडा, बी स्वयंभू, सी देवसेन और डी है पुष्पदंत। आपको पहले से ही पता होगा कि यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, यानी पौमचर्यु जो है वह स्वयंभू की रचना है, स्वयंभू का काव्य है। लेकिन इसके बारे में और भी पॉइंट बताते चलते हैं। देखिए इसमें कांड की बात करें तो 5 कांड हैं। अगर यहाँ पर स्वयंभू की बात करें तो इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और अपभ्रंश का आदि काव्य पौमचर्यु ही है। अब जैसे ये अपभ्रंश का आदि काव्य पौमचर्यु है तो स्वयंभू कौन हो जाएंगे? ये अपभ्रंश के आदि कवि कहे जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने 3-4 प्रश्नों को और भी क्लियर कर लिया। अगला प्रश्न है हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो यहाँ पर ए विकल्प है दोहा, बी बरवै, सी छप्पै और डी दिया गया है सवैया। तो यह विकल्प सही हो जाएगा पहला यानी ए दोहा। अगला प्रश्न है अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो ए विकल्प है विद्यापति को, बी है हेमचंद्र को, सी दलपति विजय को और डी पर दिया गया है दामोदर शर्मा को। दोस्तों यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, यानी अभिनव जयदेव जो उपाधि है यह विद्यापति को दी गई है। अगर इनके और भी नामों की बात कर ले तो इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है और कवि शेखर भी कहा जाता है, कवि रंजन, कवि कंठहार इत्यादि नामों से इन्हें जाना जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी एक रचना है कीर्ति लता जो कि एक प्रबंध काव्य है और कुल मिलाकर तो इनके 14 ग्रंथ हैं, जिनमें से 11 संस्कृत में लिखे गए, 2 अवहट्ट में और 1 मैथिली भाषा में। ठीक है। 9वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता हैं, यानी पृथ्वीराज रासो जो है इसके उत्तरार्ध भाग को किसने लिखा है? ए विकल्प पर दिया गया चंद्रबरदाई ने, यानी खुद ही ने इन्होंने लिखा है, बी दिया गया जल्लड़ ने, सी दिया गया कल्हड़ ने और डी दिया गया है नल्ल सिंह ने। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी जल्लड़ ने। ये जो दोस्तों जल्लड़ है ये चंद्रबरदाई के पुत्र हैं। ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें यानी पृथ्वीराज रासो की, तो इसकी शैली है पिंगल। छंदों के प्रकार की बात करें तो इसमें 72 प्रकार के वर्णिक और मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। अगर रस की बात करें तो आपको तो पता है कि वीर रस प्रधान काव्य है, लेकिन इसमें श्रृंगार रस भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। छप्पै छंद दोस्तों चंद्रबरदाई का प्रिय छंद रहा है। अगर इसमें सर्गों की बात करें तो 69 सर्ग है, जिसे समय भी कहा जाता है, यानी एक सर्ग को एक समय भी बोलते हैं। इसके प्रारंभ में दोस्तों मंगलाचरण का भी विधान किया गया है। 10वां प्रश्न है आदिकाल का चंपू काव्य कौन सा है? ए विकल्प पर है राउरवेल, बी है वर्ण रत्नाकर, सी है उक्त व्यक्ति प्रकरण और डी दिया गया है श्रावकाचार। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा राउरवेल। अब इसके बारे में समझ लें कि ये चंपू काव्य क्या होता है। दोस्तों जिस रचना में गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। अगर इस राउरवेल की बात करें तो इसके रचनाकार रोडा कवि हैं और यह 11वीं शताब्दी की रचना है। इस रचना से ही नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ मिलता है।
11वां प्रश्न, पुरुष कहाड़ी हौ कहो जस पत्थावे पुण्य, किसकी उक्ति है, यानी यह किसने कहा। दोस्तों एक दो उक्तियां भी आती है पेपर में, तो यहाँ ए विकल्प पर है अमीर खुसरो, बी है सरहप्पा की, सी है हेमचंद्र की और डी है विद्यापति की। दोस्तों यह पुरुष कहानी हौ कहो मतलब पुरुष की कहानी मैं कहूं, ये जो उक्ति है यह विद्यापति की है, यानी डी विकल्प सही होगा। 12वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की नायिका कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पृथ्वीराज रासो के बारे में तो आपको पता होगा कि यह रचना चंद बरदाई की है, लेकिन इसके बारे में ये जो नायक नायिका पूछ लेता है तो यहां पर तो दिक्कत हो जाती होगी। तो यहाँ ए विकल्प पर दिया गया है पद्मावती, बी है राजमती, सी है संयोगिता और डी पर है शशिव्रता। तो पृथ्वीराज रासो की जो नायिका है वह है संयोगिता, यानी सी विकल्प सही है। आप जो देख रहे हैं बी विकल्प पर राजमती, या दोस्तों विसल देव रासो की नायिका है, और विसल देव रासो जो रचना है नरपति नाल्ह की है। दोस्तों यदि आप ट्रिक से रचनाकार और रचनाओं के नाम याद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उनको भी आप देख सकते हैं। उनको याद करने के बाद में आप दोबारा भूलेंगे नहीं, ये बात तो क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना जाता है, यानी किस भाषा से माना जाता है, किस बोली से माना जाता है, ये चीज बतानी है। तो यहाँ पर ए विकल्प है पाली से, बी है संस्कृत से, सी है अवहट्ट से और डी है प्राकृत से। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा सी, यानी अवहट्ट से। यह जो पुरानी हिंदी का उदय है यह अवहट्ट से माना जाता है। 14वां प्रश्न है, कन्नौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है, तो कहाँ किया गया है। यहाँ पर ए विकल्प है आल्हखंड में, बी है जयचंद प्रकाश में, सी है पृथ्वीराज विजय में और डी पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, जैसा कि यहाँ पर नाम भी मिल रहा है, बहुत सरल है कि जयचंद प्रकाश में। ये जो दोस्तों जयचंद प्रकाश रचना है या भट्ट केदार की है। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है, अलंकार मंजरी के रचयिता हैं। ए विकल्प पर है कन्हैया लाल पोद्दार, ये दोस्तों आदिकाल की रचना नहीं है, ठीक है दोस्तों। बी पर विकल्प दिया गया है केशव का, सी है सारंगधर और डी है मतिराम। तो यहाँ पर अलंकार मंजरी के रचयिता हो जाएंगे ए विकल्प, यानी कन्हैया लाल पोद्दार। दोस्तों इस प्रकार से आपने यहाँ तक 15 प्रश्न ये क्लियर किए और साथ साथ में जो और भी बनने वाले थे उन्हें भी क्लियर किया गया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इससे आप कमेंट करके बताएं। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।